नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है टेस्ट 16। टेस्ट 16 है, द्विवेदी युग से संबंधित है। तो आज का जो टेस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं द्विवेदी युग के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास के अंदर कि जो पहले बहुत कम आपने देखे होंगे। मतलब क्वेश्चनों को इस प्रकार से बनाया गया है, जो आज के प्रश्न है उनको इस प्रकार से बनाया गया है कि उस पूरी विषय वस्तु को आप समझ पाएंगे कि द्विवेदी युग में क्या कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो बातें क्या रही हैं। उसके साथ साथ जो कुछ उन प्रश्नों और उन प्रश्नों की बीच में कुछ बच जाएगा तो वो मैं व्याख्या के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि यह द्विवेदी युग का न केवल टेस्ट है बल्कि इसमें आपको पूरा द्विवेदी युग मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे वो व्याख्याता की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा रही हो। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं उनको लेकर आया हूँ। इस द्विवेदी युग का एक टेस्ट पहले हो चुका है और ये आज है दूसरा टेस्ट। तो कहने से तात्पर्य है कि हम लोगों ने, जैसे कि अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्लास को देख लेना और अगर अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कर देना और साथ में क्या बोलते हैं वो लाइक वगैरह मैसेज वगैरह कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। थोड़ा देख लेना अच्छा लगे तो ही। अब क्या हमने जो है 3 टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। पहली है नगेंद्र की, दूसरी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और तीसरी है साहित्य की। इस साहित्य में क्या रहेगा, इस साहित्य में अभी जैसे साहित्य द्विवेदी युग तक आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें नई कविता तक आने के बाद या 68वीं कविता तक आने के बाद फिर इसमें हम क्या करेंगे, विधाएं शुरू कर देंगे, ठीक है ना। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, इन सब के बाद निबंध है, आलोचना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब के टेस्ट लेने के बाद फिर हम काव्य शास्त्र शुरू कर देंगे, काव्य शास्त्र के बाद व्याकरण शुरू कर देंगे, ये चलता रहेगा। और साथ में हमारे नगेंद्र और शुक्ल चलता रहेगा। नगेंद्र का क्या किस वार को रहता है, नगेंद्र का जो टेस्ट रहता है वो सोम और मंगल को रहता है, 2 दिन, ठीक है ना। और शुक्ल के जो टेस्ट रहते हैं वो रहते हैं बुधवार और गुरुवार को, और साहित्य है वो शुक्र और शनि को, ठीक है ना। 2-2 दिन ये टेस्ट चलते रहते हैं। संडे की छुट्टी रहती है लेकिन और भी क्लास आ जाती है। तो इस तरीके से हमने ये टाइम टेबल बना रखा है। लगभग रोजाना एक क्लास होती है। किसी दिन अगर कोई क्लास मिस होती है तो नेक्स्ट क्लास ही होती है और वो क्लास आगे हो जाती है। और सबको एक साथ बाद में देखोगे आप इकट्ठा तो आपको पूरी सारणी मिल जाएगी। नगेंद्र और शुक्ल को ऐसे नहीं कि उड़ते ऐसे नाम मात्र का नहीं करवाया जा रहा, विस्तार से करवाया जा रहा है। प्रत्येक बिंदु से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं अच्छे से अच्छे, ठीक है ना। और जो बच्ची कुछ बात होती है उसको मैं शुरुआत में व्याख्या में बता देता हूं और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या में बता देता हूं। अगर आप शुक्ल और नगेंद्र के टेस्ट नहीं देख रहे हैं तो आप टेस्ट जरूर देखें। और शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग का कौन सा टेस्ट है, ये साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग का टेस्ट है 16। द्विवेदी युग के 2 टेस्ट होंगे, एक 15 पहले हो चुका है और आज है टेस्ट नंबर 16। तो क्वेश्चंस आपके सामने है, बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है, एक बार जरूर देखना, ठीक है ना। अगर पसंद आए तो बताना। बहुत अधिक मेहनत की गई है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है। तो देख सकते हैं आप फटाफट, ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। रंग में भंग की रचना कब हुई थी, 1909 ईस्वी में। भारत भारती की रचना कब हुई थी, 1912 ईस्वी में। पंचवटी की रचना कब हुई थी, 1925 ईस्वी में। और साकेत की रचना हुई थी 1931 ईस्वी में। साकेत की रचना कब हुई थी, 1931 ईस्वी में। ये है। तो अब कौन सा रहेगा, 1909, 12, 25 और 31, बस यही सही है। तो कौन सा रहेगा, ए उत्तर रहेगा ए। रंग में भंग, रंग का भंग नहीं है, सॉरी, रंग में भंग है। रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत, ठीक है, ये रचनाएं रहने वाली है। क्रम इनका ये रहेगा। अब इनको याद कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है रंग में भंग जो है वो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह, इसलिए आपको याद होना चाहिए और उसका सन भी याद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत भारती सर्वाधिक प्रसिद्ध है 1912 में, तो इसलिए वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर महात्मा गांधी ने 1936 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। किसके लिए, भारत भारती के लिए। अब रही साकेत की बात,
तो साकेत भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक में शायद ये लगा हुआ है, ठीक है ना। साकेत 1931 ईस्वी, ये क्यों याद रहना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये किस से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर से, क्योंकि एक लेख आया था रविंद्रनाथ टैगोर का कि काव्येतर उपेक्षिता, ठीक है ना, काव्येतर उपेक्षिता के अंतर्गत, तो वो प्रेरणा बना था साकेत की प्रेरणा बना था रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास, जो रचना थी काव्येतर उपेक्षिता। भी काव्य के अंदर जिनको उपेक्षित किया गया उसमें विशेष रूप से उर्मिला का नाम आया था। तो साकेत जो था वो उर्मिला को लेकर लिखा गया था। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1908 ईस्वी में, कब, 1908 ईस्वी में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका के अंदर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसका नाम था, ठीक है ना, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता, ये आया था। तो ये भी प्रेरणा स्रोत बना था किसका, मैथिली शरण गुप्त का साकेत लिखने में। तो उन्होंने पहले उर्मिला संताप नाम से इसके कुछ सर्ग लिख दिए थे, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो भी चुके थे, लेकिन बाद में इसको साकेत नाम दे दिया गया था। साकेत पाली भाषा में साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, ठीक है ना। साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है अयोध्या, ठीक है ना। साकेत जो है पाली भाषा का शब्द है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा हुआ है, अब महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जो प्रतियां थी वो यरवदा जेल में सबसे पहले महात्मा गांधी को भेजी गई थी। यरवदा जेल में सबसे पहले महात्मा गांधी को भेजी गई थी। और इसको लिखने में कितना समय लगा था, इसको लिखने में 15 वर्ष लग गए थे। कितने वर्ष लग गए थे, 15 वर्ष लग गए थे। 1916 में ये प्रारंभ किया था और 1931 में जाकर ये संपन्न हुआ था साकेत, ठीक है ना। साकेत महाकाव्य जिसके अंदर 12 सर्ग है। रामचरितमानस के बाद इसको सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस के बाद इसको सबसे बड़ा राम काव्य जो है माना जाता है, सबसे बड़ा राम काव्य माना जाता है रामचरितमानस के बाद। और ये जुड़ा हुआ है नगेंद्र से। नगेंद्र से कैसे जुड़ा है, क्योंकि नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। तो इस तरह से चलते हैं आगे, देखते हैं। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। थोड़ा सा बताने का मतलब ये रहता है कि थोड़ा सा ही, ठीक है ना। अब थोड़ा सा की बात करें तो जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले किसका नाम आता है, 1 नंबर पर रंग में भंग का नाम आता है। 1909 ईस्वी रंग में भंग, 1910 ईस्वी जयद्रथ वध, 1912 ईस्वी भारत भारती, 1917 ईस्वी किसान, 1925 ईस्वी पंचवटी, 1925 ईस्वी स्वदेश संगीत, 1929 ईस्वी झंकार, 1931 ईस्वी साकेत, 1932 ईस्वी यशोधरा, 1936 ईस्वी द्वापर, 1952 ईस्वी जय भारत और 1957 ईस्वी विष्णुप्रिया। ये इनकी काव्य रचनाएं थी। एक बार आप देख सकते हैं। एक नंबर पर क्या है, 1909 ईस्वी, प्यारे बच्चों क्या नाम है, रंग में भंग। दूसरी क्या है, 1910 ईस्वी, दूसरी है 1910 ईस्वी, क्या नाम है, जयद्रथ वध, दूसरी है जयद्रथ वध। तीसरी है 1912 ईस्वी, इसका नाम है भारत भारती, ठीक है ना। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाता है 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में किसान, प्यारे बच्चों क्या नाम है, किसान। 5 नंबर पर है 1925 ईस्वी, क्या है, पंचवटी। 5 नंबर पर 1925 ईस्वी पंचवटी। 6 नंबर पर 1925 ईस्वी स्वदेश संगीत। 7 नंबर पर 1929 ईस्वी झंकार, 7 नंबर पर 1929 ईस्वी झंकार। 8 नंबर पर 1931 ईस्वी साकेत। 9 नंबर पर 1932 ईस्वी यशोधरा और 10 नंबर पर 1936 ईस्वी द्वापर।
ठीक है, 1936 ईस्वी द्वापर। 11 नंबर पर 1952 ईस्वी जय भारत। 12 नंबर पर 1957 ईस्वी विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया को लेकर ये लिखा गया था, क्योंकि जैसे जब से ये साकेत लिखने लगे थे तब से ये सब बातें लिखने लग जाती हैं। वो विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया को लेकर लिखा गया था। इनके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, इन सभी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इनके बारे में आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक नंबर पर क्या है 1909 ईस्वी रंग में भंग। 1 नंबर पर क्या है 1909 ईस्वी रंग में भंग। 2 पर है 1910 ईस्वी जयद्रथ। 3 पर है 1912 ईस्वी भारत भारती। 4 पर है 1917 ईस्वी किसान। 5 पर है 1925 ईस्वी पंचवटी। पंचवटी किसको लेकर है? पंचवटी में ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा का चित्रण है, लेकिन इसका नायक जो है वो क्या है? लक्ष्मण है। ठीक है ना। स्वदेश संगीत 6 नंबर पर। 1929 में झंकार। 1931 के अंदर साकेत। 9 में 1932 ईस्वी यशोधरा। 10 नंबर पर 1936 द्वापर। 11 पर 1952 ईस्वी जय भारत और 1912 नंबर पर 1957 ईस्वी विष्णुप्रिया। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कि हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य के सर्गों की संख्या बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हरिओद के प्रिय प्रवास, किसके प्रिय प्रवास की? प्रिय प्रवास किसका? हरिओद का। हरिओद का मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, द्विवेदी युग में इनका जन्म हुआ था। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि और प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिओद जी जिन्हें गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा। हरिओद जी जिन्हें गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा था, किसके कारण कहा था? प्रिय प्रवास के कारण। प्रिय प्रवास जो है वो श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक का जो काल है, उस काल के अंतर्गत जो भी बातें रही है वो सारी की सारी प्रिय प्रवास के अंतर्गत है। क्योंकि सूरदास का जो सूर सागर रचना है उसमें भी जो वर्णन किया गया है वही श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उसकी बाल लीला वगैरह और वो सारी करने के बाद उसके बाद वो मथुरा जाने तक का ही वर्णन उसमें है। तो उसी आधार पर इनको सूरदास कहा गया है। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि यदि मैत्रेयन गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जा सकता है तो हरिओद को क्या कहा जा सकता है? सूरदास कहा जा सकता है। तो बात आती है प्रिय प्रवास की। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी थी? प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या बताएं तो कितनी थी? 17। अब हम एक थोड़ी सी बात करना चाहिए कि हरिओद जी के 3 महाकाव्य थे। हरिओद जी के 3 महाकाव्य थे। पहला था प्रिय प्रवास जो 1914 ईस्वी में आया था। दूसरा था पारिजात जो 1937 ईस्वी में आया था। और तीसरा महाकाव्य था वैदेही वनवास जो 1940 ईस्वी में आया था। पहला कब आया था? 1914 ईस्वी में। दूसरा कब आया था? 1937 ईस्वी में। तीसरा कब आया था? 1940 ईस्वी में। पहले का नाम क्या था? प्रिय प्रवास। क्या नाम था प्यारे बच्चों? प्रिय प्रवास। दूसरे का नाम क्या था? पारिजात। तीसरे का नाम क्या था? वैदेही वनवास। तीसरे का नाम क्या था? वैदेही वनवास। अब इनमें सर्गों की संख्या हम बात करें सर्गों की संख्या तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है। पारिजात में कितने सर्ग है? पारिजात में 15 सर्ग है। और हम वैदेही वनवास की बात करें तो इसमें है 18 सर्ग। ठीक है ना। कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, पारिजात में 15 सर्ग है, वैदेही वनवास में 18 सर्ग है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या है प्रश्न संख्या 3? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और प्रश्न संख्या 4 क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है हमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित संगत कथन देखना है। बड़े असंगत देखे, बड़े असंगत कथन देखे हैं, लेकिन आज संगत भी देख लीजिए। वो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं मिला, बुरा न मिला कोई, जो दिल झांका आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ठीक है ना। तो देख लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित संगत कथन, जिसकी जैसी नज़र होती है उसे वैसे। अगर आप बुरे हैं तो आपको दुनिया बुरी नज़र आती है, अगर आप अच्छे हैं तो आपको दुनिया अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि अच्छा इंसान कभी किसी के बारे में बुरा सोच नहीं सकता है। ठीक है। इनके मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है।
मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या, ये मौलिक वाले जो थे ये अधिकतर इन्होंने कब लिखे थे आपको बता दूं, सरस्वती पत्रिका से रिटायरमेंट लेने के बाद ही लिखे थे। उससे पहले इन्होंने अधिकतर अनुवाद किए थे, गद्य में भी बहुत सारे अनुवाद किए थे और पद्य में भी बहुत सारे अनुवाद किए गए थे। इन्होंने रेलवे की नौकरी अधिकारियों से कहा सुनी होने पर छोड़ दी। इनका जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। उपयुक्त सभी, तो उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सारी जो बातें हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने 1903 से लेकर और 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब से लेकर 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1900 ईस्वी के अंदर सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था और वहीं से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ कैसे हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ जो है वो इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जिसके प्रकाशक थे चिंतामणि घोष, उन्होंने निर्णय लिया कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये कार्य किसको सौंपा? उन्होंने कार्य सौंपा नागरी प्रचारणी सभा को। किसको सौंपा? नागरी प्रचारणी सभा को इसका कार्य सौंपा। नागरी प्रचारणी सभा के सभाध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्ण दास थे पहले सभाध्यक्ष। नागरी प्रचारणी सभा को जब सरस्वती पत्रिका का कार्य सौंपा गया तो वहाँ एक संपादक मंडल तैयार किया गया था। संपादक मंडल तैयार किया गया था जिसमें 3 दास थे और 2 के थे। 3 दास थे और 2 के थे। 3 दास कौन से थे? सबसे पहले तो राधा कृष्ण दास आ जाता है, दूसरे नंबर पर आते हैं जगन्नाथ दास, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर श्याम सुंदर दास। राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास वही रत्नाकर वाले और श्याम सुंदर दास, 3 दास आ जाते हैं। और फिर आ जाते हैं 2 के, कौन से? किशोरी लाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद खत्री। इन 5 लोगों ने मिलकर 1900 से लेकर 1901 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जिसका प्रारंभिक मूल्य 4 आने अर्थात 25 पैसे था। और प्रारंभ में 32 पृष्ठों की सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती थी। कितने? 32 पृष्ठों की सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती थी प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद 1901 से लेकर 1903 तक जो किया था वो श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया था। 1903 से लेकर 1920 तक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और 20 के बाद जो है कामता प्रसाद गुरु ने इसका संपादन प्रारंभ किया था। चलो चलते हैं आगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैथिलशरण गुप्त ने लिखे है कि करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, महावीर का यदि उन्हें, वो कहते हैं, मैथिलशरण गुप्त लिखते हैं कि मेरी उल्टी सीधी रचनाओं को सही करके छापना द्विवेदी जी महाराज का ही काम था। मेरी उल्टी सीधी रचनाओं को सही करके छापना द्विवेदी जी महाराज का ही काम था। वो पत्र के माध्यम से भी मुझे बार बार प्रेरित करते रहते थे और मेरी गलतियों को सुधारते रहते थे। ऐसा कौन लिखते हैं? मैथिलशरण गुप्त लिखते हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। खड़ी बोली को महत्व देने वाले, खड़ी बोली को सभी लेखकों की भाषा बनाने वाले जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। भाषा को जो सुधार करने वाले थे, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भाषा उस आधार पर सुधर नहीं पाती अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी न खड़े होते, उठ खड़े होते। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी उठ न खड़े होते तो भाषा उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती थी। ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिलशरण गुप्त के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि उनकी एक कविता थी क्रोधाष्टक। क्रोधाष्टक जो कविता थी वो छपने के लिए सरस्वती में भेजी थी। तब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गुप्त को लिखा था कि आपने तो ये कविता कुछ समय में लिख ली होगी, लेकिन हमें इसे सही करने में 4 घंटे लग गए। चलते हैं आगे इसी धुआंधार तरीके से। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। प्यारा सा प्रश्न, प्यारे से बच्चे सब एक साथ। अयोध्या सिंह उपाध्याय रचित काव्य संग्रह। अयोध्या सिंह उपाध्याय रचित काव्य संग्रह है। तो बताइए प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद रचित काव्य संग्रह है। प्रिय प्रवास, पद्य पसून, चुपते चौपते, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कैसे? प्रिय प्रवास जो है 1914 ईस्वी में लिखा गया था। पद्य प्रसून 1925 ईस्वी में लिखा गया था। चुपते चौपते 1932 ईस्वी में लिखा गया था। ये थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की हम बात करते हैं तो चलते हैं एक नए पेज पर चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रथम रचना है उसका नाम है रसिक रहस्य। उसका नाम है रसिक रहस्य, जो 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 2 नंबर पर 1900 ईस्वी में प्रेम अम्बू वारिधि जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर 1900 ईस्वी में प्रेम प्रपंच प्रकाशित हुई थी। फिर 1914 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास प्रकाशित हुआ था। फिर 1925 ईस्वी में
पद्य प्रसून प्रकाशित हुआ था। पद्य प्रसून के बाद 1932 ईस्वी में चुपते चौपदे और चोखे चौपदे प्रकाशित हुए थे। चुपते चौपदे और चोखे चौपदे। और 1937 ईस्वी में पारिजात प्रकाशित हुआ था। फिर 1940 में बोलचाल प्रकाशित हुआ था। 1940 में रस कलश प्रकाशित हुआ था और 1940 ईस्वी में ही महाकाव्य वैदेही वनवास प्रकाशित हुआ था। ये थी क्या थी ये काव्य संग्रह थे किसके? अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध के। एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है कहीं कोई कहानी सेट बैठ जाए, हो सकता है आपको याद रह जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लेते हैं, आगे और देख लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो। सबसे पहले है उसी कैसे लिखना था तो फिर 1899 ईस्वी। 1899 ईस्वी में क्या है प्यारे बच्चों? रसिक रहस्य। क्या नाम है? रसिक रहस्य। क्या है? रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में। फिर आता है 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में क्या है? प्रेमांबु वारिधि। प्रेमांबु वारिधि। फिर 1900 ईस्वी में प्रेम प्रपंच। क्या नाम है? प्रेम प्रपंच। ठीक है। फिर आता है 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्यारे बच्चों। फिर आता है 1925 ईस्वी। 25 ईस्वी में हम बात करें तो पद्य प्रसून। 1925 ईस्वी में पद्य प्रसून। फिर 1932 ईस्वी में चुपते चौपदे। चुपते चौपदे। फिर 1932 ईस्वी में चोखे चौपदे। चोखे चौपदे। फिर आता है 1940 ईस्वी में बोलचाल। फिर आता है 1940 ईस्वी में रस कलश। ब्रज भाषा में लिखा गया इनका रीति ग्रंथ। फिर आता है 10 नंबर पर 1940 ईस्वी में, इनके बारे में बता ही चुका हूँ, वैदेही वनवास। तो ये 3 जो थे वो महाकाव्य थे। कौन कौन से? सबसे पहला आता है प्रिय प्रवास महाकाव्य जिसके अंदर 17 सर्ग थे। 2 नंबर पर हमारे पास आता है 1937 ईस्वी में लिखा गया। अच्छा, ये बीच में लिखना भूल गया, यहाँ लिख सकते हैं आप 1937 ईस्वी पारिजात। 1937 ईस्वी पारिजात। तो पारिजात इसके अंदर कितने सर्ग थे? इसके में थे 15 सर्ग। ठीक है। और अंत में आ जाता है वैदेही वनवास। इसमें कितने सर्ग थे? 18 सर्ग। ये 3 जो है महाकाव्य है। कौन कौन सा? प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी जिसमें 17 सर्ग है। 1937 ईस्वी में पारिजात जिसमें 15 सर्ग है। और 1940 ईस्वी में वैदेही वनवास जिसके अंदर कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या है प्रश्न संख्या 4? बहुत ही आसान है। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की, गर्मी बहुत हो रखी है, देखिए आप, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो आपको बता दूं, इसकी भी एक ट्रिक है कि एकांतवास योगी उज्जड़ ग्राम का श्रांत पथिक है। क्या है इसकी ट्रिक? छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। उससे क्या है कि अक्सर हमें याद तो रह जाता है, सन भी याद रह जाते हैं, सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन क्या है उनका क्रम आगे पीछे हो जाता है कि पहले कौन सी है बाद में कौन सी है। तो मैं इनकी रचनाओं की ट्रिक लिखवा दूंगा और इनके सन की भी ट्रिक लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एकांतवास योगी। क्या लेते हैं हम? एकांतवास योगी। एकांतवास योगी
उज्जड़ ग्राम का श्रांत पथिक है। क्या है? एकांतवास योगी उज्जड़ ग्राम का श्रांत पथिक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, एकांतवास योगी उज्जड़ ग्राम का श्रांत पथिक है। सन भी बहुत आसान है। सन कैसे है देख लीजिए, 1886 ईस्वी, 1886 में 3 जोड़े, 1889 ईस्वी, 1889 में 3 जोड़े, 1902 ईस्वी। इस तरफ नहीं दिख रहा तो इस तरफ लिख लेता हूँ, 1886 ईस्वी, इसमें 3 जोड़े तो 1889 ईस्वी, इसमें 3 जोड़े तो 1902 ईस्वी। ठीक है ना, इस तरह से इन तीनों को याद कर सकते हो। ये क्या थे? अनुवाद थे। ठीक है ना, ये अनुवाद थे। और किस भाषा में अनुवाद किए गए थे? एकांतवास योगी उज्जड़ ग्राम और श्रांत पथिक, ये अनुवाद किए गए थे। अनुवाद किए गए थे किस किस भाषा में अनुवाद थे? ये भी आसानी से याद कर सकते हैं। पहला है खड़ी बोली में, खड़ी बोली, ब्रज और फिर खड़ी बोली। ठीक है ना, इस तरीके से खड़ी बोली, ब्रज और खड़ी बोली। अब हमारे पास बचती है एक रचना जिसका नाम है सांध्याटन। सांध्याटन की रचना 1918 ईस्वी में हुई थी। सांध्याटन की रचना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। ये याद रख लेना है। ये 3 आप याद रख लोगे तो आपको बाकी सारे याद हो जाएगा। ठीक है ना। और एकांतवास योगी जो थी वो गोल्डस्मिथ की रचनाओं का, वो गोल्डस्मिथ की रचनाओं के ये अनुवाद थे सभी के सभी। गोल्डस्मिथ की एक रचना थी जिसका नाम था हर्मिट। गोल्डस्मिथ की एक रचना थी हर्मिट, जिसका अनुवाद किया था इन्होंने किस नाम से? एकांतवास योगी के नाम से। फिर गोल्डस्मिथ की एक रचना थी क्या बोलते हैं उसको, डेजर्टेड विलेज, उसका इन्होंने अनुवाद किया था उज्जड़ ग्राम। फिर गोल्डस्मिथ की एक रचना थी द ट्रेवलर, उसका अनुवाद किया था इन्होंने श्रांत पथिक नाम से। इस तरह से ये 3 थी। अब इसमें से आप देख सकते हो कि उत्तर कौन सा रहेगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? एकांतवास योगी 1886 ईस्वी। क्या रहेगा? 1886 ईस्वी एकांतवास योगी। 2 नंबर पर रहेगा उज्जड़ ग्राम 1889 ईस्वी। 3 नंबर पर श्रांत पथिक 1902 ईस्वी। अंत में 1918 ईस्वी सांध्याटन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उत्तर है ब। उत्तर क्या है? ब। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? ए, ब, स या फिर द? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त और वियोगी हरि। तो कौन है सतसईकार इनमें से? वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि। वियोगी हरि। वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? हरिदत्त व्यास। वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? वियोगी हरि का पूरा नाम था हरिप्रसाद द्विवेदी। क्या नाम था? हरिप्रसाद। ज़्यादा जोर से बोलने से दिमाग में चढ़ गई आवाज़ खुद की। हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी इनका नाम था। ठीक है ना। और इन्होंने इनकी जो वीर सतसई रचना थी, इनकी जो रचना थी उसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। और उसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं थी वो थी प्रेम शतक, प्रेम पथिक, ये इनके काव्य संग्रह थे। और प्रेमांजलि। ठीक है ना। प्रेम शतक, प्रेम पथिक और प्रेमांजलि, ये इनके काव्य संग्रह थे। फिर आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय रचित काव्य संग्रह रस कलश, एक रीति ग्रंथ है जिसकी रचना किस भाषा में हुई है? हालांकि बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो। क्या है? रचना का नाम है रस कलश। और यह क्या है? एक रीति ग्रंथ है जिसकी रचना किस भाषा में हुई है? किस भाषा में हुई है? रस कलश की रचना कब हुई थी? रस कलश की रचना हुई थी 1940 ईस्वी में। कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। तो किस भाषा में हुई थी वो आपने बताना है। तो किस भाषा में हुई थी? बहुत ही आसान है, ब्रज भाषा में हुई थी रस कलश की रचना। यह एक प्रकार का रीति ग्रंथ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय को उनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अयोध्या सिंह उपाध्याय को उनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस रचना पर प्राप्त हुआ था? प्रिय प्रवास पर। किस रचना पर प्राप्त हुआ था? प्रिय प्रवास पर उनको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रिय प्रवास जो है उसके अंदर क्या दिखाया गया है? जो श्री कृष्ण है, क्या है?
जो बाकी चीज़ें मैंने बताई दी। इसकी रचना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। कब हुई थी रचना? 1914 ईस्वी में। इसके अलावा 1914 ईस्वी में रचना हुई थी, ये क्या था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। इसके अलावा इसमें कितने सर्ग थे? इसमें 17 सर्ग थे। कितने सर्ग थे इसके अंदर? 17 सर्ग थे। और मूलतः क्या है इसमें? मूल जो बात है वो इसमें है वियोग श्रृंगार। क्या है इसमें मूल बात? वियोग श्रृंगार है। ठीक है। नायक कौन है इसका? नायक है इसके श्री कृष्ण। नायिका कौन है? नायिका कौन है? नायिका है इसके अंदर राधा या गोपियां। और इसका जो चतुर्थ सर्ग है उसमें राधा के विरह का वर्णन है। राधा के विरह का वर्णन है। ठीक है ना। चतुर्थ सर्ग है उसमें राधा के विरह का वर्णन है। और राधा को लोक सेविका या समाज सेविका, लोक सेविका या समाज सेविका के रूप में दर्शाया गया है। किसको? राधा को लोक सेविका या समाज सेविका। ये अपने आप में क्या था? एक प्रयोग था। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 क्या है? प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन क्या है? गलत है। हमें क्या देखना है? गलत देखना है। द्विवेदी युगीन ए ब स या फिर द। आप देख सकते हो, पढ़ लीजिए, ए ब स या फिर द। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए 1 नंबर पर आते हैं हम। 1 नंबर पर क्या है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का भाव, यही गलत है। उत्तर हमारा यही है, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का भाव नहीं, राष्ट्रीयता थी। ठीक है ना। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता थी, बिल्कुल सही है, नीति और आदर्श की प्रधानता थी। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ, बिल्कुल सही है, वर्ण विषयों का इतिवृत्तात्मकता ही इस काल की प्रमुख विशेषता थी। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है, सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ था। इस काल के अंदर खंड काव्य भी लिखे गए थे, इस काल में प्रबंध काव्य भी लिखे गए थे, इस काल में गीति काव्य भी लिखे गए थे। अर्थात काव्य रूपों का विकास हुआ था। अर्थात साहित्य के अन्य सभी विधाओं में इस काल में लिखा गया था, चाहे वो नाटक है, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो आलोचना है, चाहे वो निबंध है, चाहे वो रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, सभी क्षेत्र के अंदर लिखा गया था। अब आता है प्रश्न संख्या 9। क्या है प्रश्न संख्या 9? धाराधर धावन, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का, ठीक है ना, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? अत्यंत सरस और पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया था? ए ब स या फिर द, ए ब स या फिर द। तो किसने किया था? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। किसने किया था? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। कब किया था? कब किया था? 1902 ईस्वी में। कब किया था? 1902 ईस्वी में। और किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में। किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में किया था, याद रख लेना। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने धाराधर धावन नाम से कालिदास के मेघदूत का अनुवाद किया था। कब किया था? 1902 ईस्वी में। किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में। अब हम बात करते हैं कि राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं की बात करते हैं। तो इनका जो पहला काव्य संग्रह है वो मृत्युंजय है, ठीक है ना, मृत्युंजय। दूसरा है राम रावण विरोध, राम रावण विरोध। तीसरा है स्वदेशी कुंडल और चौथा है वसंत वियोग। पहला है 4 में, दूसरा है 6 में, तीसरा है 10 में और चौथा है 12 में।
4, 6, 10 और 12। मृत्युंजय, राम रावण विनोद, मृत्युंजय, राम रावण विनोद, स्वदेशी कुंडल और वसंत वियोग, ये इनकी रचनाएं हैं। एक बार मैं लिख देता हूं आपके सामने। सबसे पहले आता है 1904 ईस्वी में, क्या है? मृत्युंजय, मृत्युंजय 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में राम रावण विरोध, अच्छा राम रावण विनोद नहीं है, सॉरी, राम रावण विरोध, मेरे मुंह से विनोद निकल गया था शायद। फिर 1910 ईस्वी में स्वदेशी कुंडल, 1910 ईस्वी में स्वदेशी कुंडल, और 1912 ईस्वी में वसंत वियोग, 1912 ईस्वी में वसंत वियोग, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। 1904 ईस्वी में कौन सी है? मृत्युंजय, और 1906 ईस्वी में राम रावण विरोध, 1910 ईस्वी में स्वदेशी कुंडल और वसंत वियोग। इनकी रचनाओं को तुम याद कर सकते हो और सन उसी तरीके से याद कर सकते हो, क्रम से याद करने के बाद 4, 6, 10 और 12, 4, 6, 10 और 12। इन्होंने रसिक समाज की भी स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने? रसिक समाज की, किसकी? रसिक समाज की स्थापना की थी, और रसिक वाटिका नाम की पत्रिका भी निकाली थी। रसिक समाज की स्थापना की थी और रसिक वाटिका नाम की पत्रिका भी निकाली थी। किन्होंने? राय देवी प्रसाद पुर ने। किसने? राय देवी प्रसाद पुर ने, जिनके काव्य संग्रह मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेशी कुंडल और बसंत वियोग 4, 6, 10 और 12। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 पर। क्या है प्रश्न संख्या 10? राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलते हैं। शाबाश, अच्छा चल रहा है सब कुछ, जीत जाएंगे आप। कविता कौमुदी, प्यारे बच्चों क्या नाम है? कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है, ठीक है ना। संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, सही नहीं है, ये हमें निकालना है। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का सही संग्रह किया गया है, ठीक है। देखते हैं कौन सा है। यह संग्रह 10 खंडों में नहीं, यह जो संग्रह है 10 की जगह कितने खंडों में? 8 खंडों में विभक्त है। यह जो है कितने खंडों में? 8 खंडों में। मेरे पास जो इसका सन है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1917 ईस्वी में। तो ये हो सकता है शायद प्रथम खंड का प्रकाशन हो सकता है, तो 1917 ईस्वी माना गया है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है, बिल्कुल। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया। कहने से तात्पर्य ये है कि जो कविता कौमुदी है उसमें सबसे पहले हमारी संस्कृत आती है तो संस्कृत, 2 नंबर पर संस्कृत से हिंदी आती है तो हिंदी, 3 नंबर पर हम बांग्ला की बात कर लेते हैं, 4 नंबर पर हम उर्दू की बात कर लेते हैं। इस तरह से ये चारों जो भाषाएं हैं इनकी कविताएं जो है इसमें संकलित है। इसका एक भाग है जिसमें ग्राम गीतों का संकलन भी किया गया है। ग्राम गीतों की हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 गीतों का 15,000 गीत का संग्रह है। कितने गीत का? 15,000 गीत का, जो इन्होंने गांव-गांव घूमकर इकट्ठे किए थे। हम राम नरेश त्रिपाठी की बात करते हैं तो एक बात भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है कि इनकी जो प्रार्थना है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो गुरुजन थे वो भी उसी प्रार्थना को बोल रहे थे और हमारे शिष्य भी आज उसी प्रार्थना को बोल रहे हैं। वो प्रार्थना थी उनकी कि हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये इनकी जो प्रमुख प्रार्थना थी, जो आज मतलब लगातार लंबे समय से विद्यालयों में बोली जा रही है। इसके अलावा इनका एक कथन है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। राम नरेश त्रिपाठी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इनकी कविता कौमुदी है इसके बारे में कहा गया है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कुछ ग्रंथ लिए थे, जहाँ से उन्होंने साहित्य की सामग्री संकलित की थी, तो उसमें भी कविता कौमुदी का नाम आता है। दूसरी बात इनकी वो महत्वपूर्ण बात है कि ये बाल साहित्य के जनक थे। ये किसके जनक माने जाते हैं? बाल साहित्य के जनक थे। बानर नामक बाल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। किस नाम का? बानर नामक बाल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था और बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11 आप देख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। ऐसा है कि अमिताभ बच्चन वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो तो होते हैं, ये प्रश्न आपके लिए 5,000 के लिए, ये प्रश्न आपका है 10,000 के लिए, ये प्रश्न आपका 3 लाख के लिए, और ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 10 लाख के लिए, और ये प्रश्न है 50 लाख के लिए। लेकिन ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये है करोड़ों के लिए। किसके लिए? करोड़ों के लिए। क्योंकि आज जो जॉब लग जाएगा ना, आज जो जॉब लग जाएगा, उसकी वर्तमान में सैलरी लगभग 1 लाख रुपए होगी। कितनी होगी? 1 लाख रुपए। करोड़ों क्या, मुझे लग रहा है शायद अरबों तक जाएगा ठेका। तो लाख रुपए आज सैलरी होगी, और वो लाख रुपए आज का लगा हुआ सैलरी, आज का लगा हुआ कम से कम कोई भी जो होता है ना, कोई भी विद्यार्थी कम से कम 20 वर्ष, वैसे तो लोग तो 30-30, 35-35 साल नौकरी करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा एज में भी लगता है तो 25 साल नौकरी लगेगा। ठीक है ना? 25 साल वो नौकरी करेगा। 25 साल तक कितने पैसे उठाएगा? लाख, फिर 1.5, फिर 2, इस तरह से, और अंत में करोड़ों रुपए उसको जब रिटायरमेंट होगा तब करोड़ों रुपए वो मिलेंगे। तो ये वो तो क्वेश्चन होता है, हम सोचते हैं वो बड़ा क्वेश्चन है करोड़ों का, वो नहीं है करोड़ों का क्वेश्चन। करोड़ों का क्वेश्चन ये है जो आपको मंथली लाख रुपये देगा हर साल आपको 12 लाख रुपए कम से कम हर साल। ठीक है ना? और पूरे जीवन में न जाने कितने करोड़पति अरबपति हो जाओगे अगर ये क्वेश्चन हल करोगे। तो तैयार रहें, ये उस करोड़पति से बढ़कर भी है क्वेश्चंस। भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वय किसे कहा जाता है? किस चीज़ का? भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक किसे कहा जाता है? भक्ति काल और आधुनिक काल का। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, बाल मुकुंद गुप्त और पद्मसिंह शर्मा। तो किसको कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को। किसको? सत्यनारायण कविरत्न को। क्यों कहा जाता है? भक्ति काल से तात्पर्य उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो इस प्रकार की थी कि वो भक्ति काल, भक्ति से परिपूर्ण आधुनिक काल के संदर्भ में लिखी गई थी। इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है हृदय तरंग। इनका एक काव्य संग्रह जिनका नाम है हृदय तरंग। और जहाँ तक मुझे याद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें लिखा था कि वो साहित्य प्रेमी थे जिन्हें उनके जीवन की विपदाओं ने निगल लिया था, ऐसा कुछ है इनके बारे में कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 12, भक्ति काल और रीति काल का समन्वय। अब मैंने आगे वाला भी जोड़ दिया है कि भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कौन था। अब भक्ति काल और रीति काल से तात्पर्य यह है कि जिसमें भक्ति की से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई थी, जिन्होंने रचनाएं भी लिखी, अपने भाव व्यक्त किए, अपने विचार व्यक्त किए, और साथ में उसको किससे जोड़ दिया? रीति से जोड़ दिया। किससे? रीति से। मतलब रीति काल में जो लक्षण ग्रंथों की, जो रीति ग्रंथों की जो रचनाएं हो रही थी, लक्षण ग्रंथों की रचना हो रही थी, तो उसको काव्य शास्त्र के जो अंग थे उनसे संबंधित जोड़ दिया, उनको भी इन्होंने सम्मिलित कर लिया था। तो भक्ति काल और किसके? रीति काल का समन्वय किसको कहा जाता है? ये जानबूझकर मैंने ये क्वेश्चन को साथ लिया है। सत्यनारायण कविरत्न क्या थे? भक्ति काल और आधुनिक काल के समन्वयक थे। भक्ति काल और आधुनिक काल के। ठीक है ना? और ये किसके? भक्ति काल और रीति काल के। एक व्यक्ति है जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है, उसको भी आगे देखेंगे। अगर नहीं आए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा, हो सकता है क्वेश्चन हो वैसा। तो कौन है? ए बैस है या फिर द? तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जकी उपनाम से उर्दू में लिखा करते थे। किस नाम से? जकी उपनाम से उर्दू में लिखा करते थे, जिनकी महत्वपूर्ण बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई का संपादन किया था इन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई का संपादन किया था 1922 ईस्वी में। कब किया था? 1922 ईस्वी में। जो आज तक की बिहारी सतसई की सबसे जो प्रमाणिक संपादन, आज तक का सबसे प्रमाणिक संपादन बिहारी रत्नाकर को ही माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा ये किया गया था। और इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि ऐसा उन्होंने आज तक, मतलब ऐसा प्रमाणिक संपादन
या जिस प्रकार उन्होंने किया था वैसा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस तरह से एक लंबी विचारशाला है, वो आप देख सकते हैं। और हाँ, भारतेंदु जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में कि इनके पिता जो थे वो भारतेंदु के मित्र थे, तो वहाँ आना जाना रहता था घर पे एक दूसरे के। तो इनको बचपन में ही ऐसा कहा जाता है कि भारतेंदु ने इनको महाकवि होने का आशीर्वाद दिया था, बचपन में ही इनको महाकवि होने का आशीर्वाद दिया था। और इनकी समस्त रचनाओं को, इनकी समस्त रचनाएं जो थी, इनकी ब्रज भाषा की समस्त रचनाओं को, ब्रज भाषा की समस्त रचनाओं को रत्नाकर नाम से, किस नाम से? रत्नाकर नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया गया था। रत्नाकर नाम से ब्रज भाषा की समस्त रचनाओं को रत्नाकर नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया गया था। किसके द्वारा? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इनकी समस्त रचनाओं को रत्नाकर नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया गया था। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 13, भारतेंदु युग व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी। मैंने बोला था ना कि भारतेंदु युग व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी, तो वो भी है, कौन है? ए, बै, से या फिर दे, तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की जो रचना है वो है शिव शंभू के चिट्ठी। क्या है प्यारे बच्चों? शिव शंभू के चिट्ठी, जो कब 1904-05 में किस में प्रकाशित होता था? वो प्रकाशित होता था भारत मित्र में। इनके शिव शंभू के चिट्ठे 1904-05 में भारत मित्र में प्रकाशित होते थे। शिव शंभू के चिट्ठे नाम से 1904-05 में भारत मित्र में प्रकाशित होते थे, ठीक है ना, बाल मुकुंद गुप्त। और इनका एक 11वीं क्लास में भी लगा हुआ है विदाई संभाषण, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के बारे में है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में विदाई संभाषण है, वो भी उसी शिव शंभू के चिट्ठे से ही लिया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। क्या है प्रश्न संख्या 14? भारत भारती की रचना, भारत भारती की रचना कब हुई थी? भारत भारती की रचना का उद्देश्य है, आप देख सकते हैं भारत भारती की रचना का उद्देश्य, बताइए भारत भारती की रचना का उद्देश्य। ए, बैस है या फिर द, ए, बैस है या फिर द, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान में सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। तो ये द की जगह रहेगा उपयुक्त सभी, तो उत्तर है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही इसके उत्तर है। हम बात करते हैं भारत भारती की। भारत भारती की रचना, जो भारत भारती कब हुई थी? इसकी रचना 1912 ईस्वी में। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1911 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, 1911 ईस्वी में प्रारंभ, हम प्रारंभ लिख देता हूं मैं, प्रारंभ, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। किस दिन हुआ था? रामनवमी के दिन। किस दिन हुआ था? रामनवमी के दिन। और इसका ये पूर्ण कब हुई थी? पूर्ण हुई थी ये 1912 ईस्वी में, जन्माष्टमी के दिन। पूर्ण कब हुई थी? 1912 ईस्वी में, जन्माष्टमी के दिन। इसमें भारत भारती के 3 खंड हैं। 3 खंड कौन से हैं? भारत भारती के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। पहला खंड कौन सा है? अतीत खंड। दूसरा खंड कौन सा है? वर्तमान खंड। और तीसरा खंड कौन सा है? भविष्य खंड। ये 3 खंड थे इसके, ठीक है ना। और आद्यांत, इसके बारे में कहा जाता है कि आद्यांत भारत की सूर्य गाथा, आद्यांत नहीं है, सूर्य गाथा केवल अतीत खंड में ही है, ठीक है ना।
वर्तमान खंड के अंदर तो क्या बताया गया है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार या महामारी फैली हुई है, किस प्रकार देश की दुर्दशा बनी हुई है, और भविष्य खंड में ये बताया गया है कि हम किस प्रकार भविष्य को सुधारा जा सकता है। तो ये चीज 3 चीजें थी, 3 खंड है। भारत भारती जो है इसी पर 1936 ईस्वी में, कब 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने इसी भारत भारती के आधार पर महात्मा गांधी ने क्या दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसे, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, किसे, मैथिलशरण गुप्त को। जो भारत भारती है ये किससे प्रेरित थी, कब हुई थी इसकी रचना, 1912 ईस्वी में। किससे प्रेरित थी, प्रेरित की बात करें तो ये थी मुसद्दस हाली, मुसद्दस हाली और कैफी की पुस्तक, कैफी की पुस्तक भारत दर्पण से प्रेरित मानी जाती है। प्रेरित मुसद्दस हाली से प्रेरित है, उनकी एक रचना थी, और उसके अलावा कैफी की पुस्तक थी भारत दर्पण, इनसे ये प्रेरित मानी जाती है। क्या है, भारत भारती। तो ये थी भारत भारती के बारे में, आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। क्या है प्रश्न संख्या नेक्स्ट 15। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूं ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिलशरण गुप्त ने राम के विषय में ये काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है। ये काव्योक्ति है जो किस काव्य ग्रंथ से ली गई है, किसके, किस काव्य ग्रंथ से ली गई है, ए बै से या फिर द, किस काव्य ग्रंथ से ली गई है आप बता सकते हैं। तो किस से ली गई है, ये साकेत से। किस से ली गई है, साकेत से। साकेत के बारे में मैं पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ कि साकेत की रचना कब हुई थी। साकेत की रचना हुई थी, लिखूंगा नहीं, पहले मैं लिख चुका हूँ। साकेत की रचना हुई थी 1931 ईस्वी में। कब हुई थी, 1931 ईस्वी में उसकी रचना हुई थी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1916 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था साकेत जो है, और 1931 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। तो इसको लिखने में 15 वर्ष लग गए थे। महावीर मैथिलशरण गुप्त के इसको लिखने में 15 वर्ष लग गए थे। तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद इसे सबसे बड़ा राम काव्य माना जाता है, सबसे बड़ा राम काव्य माना जाता है। साकेत में जो है वो 12 सर्ग माने जाते हैं, साकेत में 12 सर्ग माने जाते हैं, और 9वां और 10वां जो सर्ग है उसमें उर्मिला के विरह का चित्रण किया गया 9वें और 10वें सर्ग के अंदर। ठीक है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी, ये मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर के काव्यत्र उपेक्षिता निबंध से, और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से 1908 ईस्वी में लिखे गए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से इसकी प्रेरणा मिली थी। किसकी, साकेत की। ठीक है ना, और उसी वजह से इन्होंने क्या लिखना शुरू किया था, उर्मिला संताप नाम से लिखना शुरू किया था, और काफ़ी सारे सर्ग इसके सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी हो गए थे। लेकिन बाद में इसको नाम जो है वो क्या दे दिया गया था, साकेत नाम दे दिया गया था। साकेत की जो शुरुआती प्रतियां थी, सबसे पहले प्रतियां जो है वो कहाँ भेजी गई थी, महात्मा गांधी को यरवदा जेल में भेजी गई थी, महात्मा गांधी को यरवदा जेल में भेजी गई थी। तो ये था साकेत। प्रश्न संख्या 16। क्या है प्रश्न संख्या 16, यदि द्विवेदी, ये वो बात है जो मैं कह रहा था, ठीक है ना, यदि द्विवेदी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यदि द्विवेदी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, ए बै से या फिर द, तो किस आलोचक का है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में और भी बहुत सी बातें कही है। यहाँ तो प्रशंसा की है, आगे चल के वो उनकी निंदा भी करेंगे, बड़े तरीके से निंदा करेंगे।
लेकिन वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा। रसिक वाटिका नाम की पत्रिका किसने चलाई थी, तो हमें पता है, अभी हम पढ़ कर गए हैं। किसने चलाई थी रसिक वाटिका नाम की पत्रिका? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक वाटिका नाम की पत्रिका भी चलाई थी और रसिक समाज की भी स्थापना की थी। राय देवी प्रसाद पूर्ण कौन से? राय देवी प्रसाद पूर्ण वो है जिन्होंने कालिदास के मेघदूत का धाराधर धावन नाम से, कालिदास के मेघदूत का धाराधर धावन नाम से 1902 ईस्वी में ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। इनके काव्य संग्रह थे मृत्युंजय राम रावण विरोध, मृत्युंजय राम रावण विरोध, स्वदेशी कुंडल और वसंत वियोग 1904 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1910 ईस्वी और 1912 ईस्वी। ये थे राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है ना। अब चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। ठीक है, तो देखते हैं इस कवि का, इस काव्य पंक्तियों का आशय है, इस काव्य पंक्तियों का आशय है, ठीक है ना। इसकी काव्य पंक्तियों का आशय है, सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा, लामिमा की जगह है लालिमा, लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। दिवस का अवसान समीपता, क्या लिखा है? दिवस का अवसान मतलब दिवस अभी छिपा नहीं था, शाम थी, तो इसका मतलब सूर्यास्त हो गया था, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ था, तो ए तो नहीं है, ध्यान लगा लें कि ए नहीं है, ठीक है। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, गगन था कुछ लोहित हो चला, मतलब आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। एक हमारे पास बै आ गया, बै जो है सही है। फिर आता है चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, तरुशिखा पर थी अबराज थी, कमलड़ी कुल वल्लभ की प्रभा, चिड़िया का कोई नाम नहीं आया तो सह भी नहीं है। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, तरुशिखा पर थी अबराजती, ठीक है ना। तरु शिखर, तरु के शिखर पर फुनगियों पर थी राजती, कमलनी कुल वल्लभ, सूर्य की प्रभा किरणें, ठीक है ना। कमलनी कुल वल्लभ कौन है? सूर्य, तो प्रभा उसकी किरणें जो है थी राजती, तो ये दै सही है। तो कौन से सही है? बै और दै सही है। बै और दै किस में है? बै और दै है बै में, तो उत्तर है हमारा बै। किसकी पंक्तियां ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पंक्तियां हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की ये पंक्तियां है। उन्नीस नंबर पर वियोगी हरि को उनकी किस रचना पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1200 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1200 रुपये का प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1200 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था वियोगी हरि को। उनकी किस रचना पर? वियोगी हरि को उनकी किस रचना पर? ए बै सह या दै, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। किस पर? वीर ससई पर। वीर ससई पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका था, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19-20 पर। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यही दशा, नागरी तेरी यही दशा और अयोध्या का विलाप, नागरी तेरी यही दशा और अयोध्या का विलाप नाम की कविताएं किसकी थी? ए बै सह या फिर दै, ए बै सह या फिर दै, तो किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें चतुर्माली कहा था। इन्हें किसकी संज्ञा दी थी? चतुर्माली की संज्ञा दी थी। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा दी थी। लेकिन मैं आपको एक बात कहकर गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में अच्छी बातें नहीं, बुरी बातें भी कही हैं, निंदा भी की है, आलोचना भी की है। तो वो कौन सी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, ठीक है ना।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है प्यारे बच्चों? बातों का संग्रह। बातों का संग्रह कहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो ऐसा लगता है जैसे मोटी अकल के पाठकों के लिए लिखी जा रही है। मोटी अकल के पाठकों के लिए लिखी जा रही है। मोटी अकल के पाठकों के लिए, ठीक है ना, लिखे गए। इसके अलावा जो रामविलास शर्मा है वो भी ये कहते हैं कि हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी उच्च श्रेणी के रचनाकार थे, लेकिन जो है अगर गद्य का सौंदर्य देखना है तो तुम्हें भारतेंदु काल या भारतेंदु युग और उनके समकालीन के पास जाना होगा। ऐसा कौन लिखते हैं? रामविलास शर्मा। कौन लिखते हैं? रामविलास शर्मा लिखते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल बात है, ओरिजिनल कथन किस प्रकार से लिखे हैं वही बता देना चाहता हूँ मैं। शायद इसमें नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब वही बात है जो मैं बता रहा हूँ वही है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होएगी, ठीक है ना। इसमें नहीं है शायद। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 पर एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ वही चीज़ें कि जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने इनकी जो रचनाएं, राहुल सांकृत्यायन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा दी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं के बारे में लिखा है कि इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है और इनके बारे में लिखा है कि इनकी रचनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ ढूंढने के लिए प्रेरित नहीं करती, कुछ नया खोज कर नहीं लाती, बल्कि ऐसा लगता है कि मोटी अकल के पाठकों के लिए लिखा गया है। मोटी अकल के पाठकों के लिए लिखा गया। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो रामविलास शर्मा वो लिखते हैं कि अगर गद्य का सौंदर्य देखना है तो आपको द्विवेदी युग भी, द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी अच्छा लिखते हैं, लेकिन गद्य का अगर वास्तविक सौंदर्य देखना है तो आपको भारतेंदु युग और उनके समकालीन रचनाकारों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये तो मैं बहुत बता चुका हूँ इनके बारे में, तो ये आप आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, ब, स और द। भारत भारती की रचना मुसद्दस से मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। गुप्त जी, एक तो ये सही है, ए सही है, ब गलत है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल नहीं सफल रही थी। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। भारत दर्पण पुस्तक के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, तो स भी सही है, ठीक है। इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण है। क्या लिखा है? आद्यंत। ये आद्यंत शब्द मैं पहले बता चुका हूं। आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन है, बिल्कुल नहीं है। ये आद्यंत शब्द बार बार आता है। जैसे सेनापति के बारे में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि जो कविता रत्नाकर है वो आद्यंत राम काव्य है, तो सेनापति के बारे में हम यही पढ़ते हैं कि सेनापति जो थे राम कवि थे, मतलब राम के काव्य का बखान करने वाले थे, उनको राम काव्य के अंतर्गत भी लिया गया है। नगेंद्र ने उनको राम काव्य में भी रखा है और रीतिकाल में भी रखा है। तो लेकिन आद्यंत नहीं है, क्योंकि उसकी जो 4 या 5 तरंगे हैं, जहाँ तक मुझे याद है 4 या 5 तरंग, जो 5 तरंगों में है कविता रत्नाकर, तो जो 4 या 5 तरंग उनमें ही राम काव्य है। पहले की जो तरंगे उनमें अंदर लक्षण ग्रंथ या जैसे श्लेष अलंकार इनके बारे में वर्णन किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसी तरह इसमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन पहले आया था, किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी किसी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले उसमें लिखा गया आद्यंत भारत के सूर्य का वर्णन है,
और इसमें क्या आ गया, आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन है। तो न तो आद्यंत क्या है, भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन है, न आद्यंत भारत के शौर्य का वर्णन है, वीर गाथा का वर्णन है। आद्यंत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक। तो एक चीज दोनों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत भारती को 3 खंडों में बांटा गया है, वो पहले बता चुका हूं। पहला खंड जो है वो है अतीत खंड, ठीक है। दूसरा है वर्तमान खंड और तीसरा है भविष्य खंड। तो जो भारत की वीर गाथा और शौर्य का जो चित्रण है वो तो है अतीत खंड में, ठीक है। और जो दयनीय स्थिति का चित्रण है वो है केवल वर्तमान खंड में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि आद्यंत नहीं है तो दय भी नहीं है, तो है ए और स। ए और स किस में है? दय में। तो उत्तर हमारा रहेगा दय, ठीक है ना। आ गया होगा समझ, मुझे लग रहा है। तो ये आद्यंत को ध्यान रखना है। किसी भी रचना के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। बड़े बड़े लेवल पर कुछ और चीज़ें होती है, अंदर कुछ और रहते हैं। जैसे केशव की रसिक प्रिया की हम बात करें कि ये आद्यंत रस काव्य है, तो आद्यंत रस काव्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें नायक नायिका भेद भी है, उसमें स्पेशल श्रृंगार रस का भी है, उसमें छंद के भी पार्ट आते हैं और फिर श्रृंगार रस के पार्ट आते हैं। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं भी, अलग अलग जो भाग रहते हैं वो मेरा ध्यान रखना है। क्योंकि जो रसिक प्रिया है उसके अंदर कितने हैं? 16 प्रकाश हैं, तो 16 प्रकाश में से अलग अलग डिवाइड किया गया है। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, 4 डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा है मैदान कोसों का। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, पड़ा है मैदान कोसों का। मौलवी ऐसा न होगा एक भी खूब उर्दू जो न हो भी जानता। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की? ए बैस है या फिर दय, ए बैस है या फिर दय, तो किसकी है? ए की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। 23 नंबर प्रश्न, प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न आपके सामने। मैथिल गुप्त की राम संबंधी रचना नहीं है। अब राम संबंधी रचना नहीं है, किसके संबंधी? राम संबंधी रचना नहीं है। तो साकेत क्या है? साकेत भी राम काव्य है। पंचवटी में भी राम का वर्णन है, ठीक है ना। और प्रदक्षिणा में भी राम का वर्णन है, लेकिन द्वापर में राम का वर्णन नहीं है। द्वापर में किसका वर्णन है? द्वापर में श्री कृष्ण का वर्णन है। द्वापर में श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है, ये ध्यान लगा लें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। देखते हैं क्या है मैटर ये। प्रिय प्रवाह, रंग में भंग, मृत्युंजय, पथिक। अब इसको करना है तो बहुत ही आसान सा है ये। तो प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास है ये, प्रिय प्रवास हरियोध। तो ए का 3, ए का 3 किस में है? केवल इसमें है। आप देखिए ए का 3 किसी में? इसमें। इसमें भी ए का 3 नहीं है, इसमें भी ए का 3 नहीं है, इसमें भी ए का 3 नहीं है। उत्तर क्या है? स। बड़ी आसानी से उत्तर आ गया। उत्तर क्या है? हाँ सही है, ए। बड़ी आसानी से 1 में उत्तर आ गया। देखने में बड़ा कठिन लग रहा था, सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन इतना एक ही याद थी, प्रिय प्रवास, उसी से आ गया। अब रंग में भंग, रंग में भंग किसकी है? मैथिल गुप्त की, हमें पता ही है। मृत्युंजय किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की, हमें पता ही है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है पथिक, पथिक किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है। हम बात करें प्रिय प्रवास की तो 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। हम बात करें रंग में भंग की तो 1910 ईस्वी में लिखी गई थी। हम बात करें मृत्युंजय की तो 1904 ईस्वी में लिखी गई थी। किसकी रचना थी? 1904 ईस्वी, राय देवी प्रसाद पूर्ण की। हम बात करें पथिक की तो ये लिखी गई थी 1920 ईस्वी में, ठीक है ना। कौन कौन सी रचनाएं थी रामनरेश त्रिपाठी की? रामनरेश त्रिपाठी की 3 रचनाएं थी, मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। ये 4 रचनाएं थी, ठीक है ना। मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन, ये 4 रचनाएं थी। मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में और स्वपन 1929 ईस्वी में। तो ये जो मिलन, पथिक और स्वपन, कौन कौन सी? मिलन, पथिक और स्वपन, ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या थे? प्रेमाख्यानक खंड काव्य, ठीक है ना।
कल्पना आश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य थे। और ये जो मानसी है, क्या है मानसी, मानसी क्या है, मानसी क्या था, फुटकर कविता संग्रह था। किसका, रामनरेश त्रिपाठी का फुटकर कविता संग्रह था। रामनरेश त्रिपाठी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले बाकी सारी बातें मैंने बता दी थी आपको। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से तो बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं आएगी। सही अनुक्रम बताना है तो साकेत की रचना कब हुई थी, 1931 में। साकेत की रचना कब हुई थी, 1931 ईस्वी में। और प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी, 1914 में। तुलसीदास की रचना कब हुई थी, 1938 में। कृष्णायन की रचना कब हुई थी, 1943 ईस्वी में। ठीक है ना, क्या है, साकेत की रचना 1931 में, प्रिय प्रवास की 1914 में, तुलसीदास की 1938 में। कृष्णायन की रचना कब हुई थी, कृष्णायन की रचना हुई थी 1943 ईस्वी में। अब आता है तो पहले कौन सा आएगा, प्रिय प्रवास पहले आएगा, पहले आएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, 2 नंबर पर आएगा हमारे पास साकेत। ठीक है, 3 नंबर पर तुलसीदास। तो उत्तर हमारा रहेगा ब। उत्तर क्या रहेगा हमारा, ब। साकेत किसकी रचना है, साकेत है मैथिल सेनगुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तुलसीदास किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कृष्णायन किसकी रचना है, द्वारिका प्रसाद की। किसकी रचना है, कृष्णायन द्वारिका प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 26, क्लास लंबी हो जाती है। मैथिल सेनगुप्त की किस रचना में सिख धर्म का वर्णन है। मैथिल सेनगुप्त की किस रचना में सिख धर्म का वर्णन है, तो गुरुकुल में है। किस में है, गुरुकुल में। जय भारत क्या है, महाभारत काल ही है। महाभारती जय भारत है। महाभारत का पहले नाम जय भारती था, बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा था। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा है, पहले बता ही चुका हूं। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। निम्नलिखित में से मैथिल सेनगुप्त की रचना नायिका प्रधान नहीं है। निम्नलिखित में से मैथिल सेनगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा भी है, साकेत भी है, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया क्या है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया को लेकर है। 1957 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1957 ईस्वी में। कौन है इसकी नायिका, विष्णुप्रिया। किसकी पत्नी है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। साकेत क्या है, साकेत की रचना 1931 ईस्वी में। इसकी नायिका कौन है, उर्मिला है। और नायिका प्रधान ही है, क्योंकि वैसे तो इसको राम काव्य कहा गया है, तो लेकिन राम के बारे में अभी वो एक साहित्यकार है, आलोचक है, उन्होंने लिखा था कि जो राम का जो चरित्र है वो द्वितीय श्रेणी के चरित्रों के समान है, द्वितीय श्रेणी के चरित्रों के समान है। ठीक है, पंचवटी है, इसकी रचना 1925 में हुई थी। ठीक है ना, इसका नायक कौन है, इसका नायक लक्ष्मण है। इसका नायक कौन है, लक्ष्मण है। यशोधरा की रचना कब हुई थी, 1932 ईस्वी में हुई थी। इसकी नायिका कौन है, यशोधरा है। तो पंचवटी जो है वो नायिका प्रधान नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की किस कृति की रचना मुसद्दस से हल्ली की प्रतिक्रिया में हुई थी। बिल्कुल आसान सी है, भारत भारती 1912 ईस्वी में, बता चुका हूं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है, कौन सा है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन सा है, कुमकुम। कौन सा है, कुमकुम जो है वो इनका प्रथम काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, कुमकुम है, जिसकी रचना कब हुई थी, 1936 ईस्वी में। ठीक है ना, 1936 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है ऐपलक। ऐपलक की रचना हुई थी 1951 ईस्वी में। ठीक है ना, उसके बाद रश्मि रेखा आता है। रश्मि रेखा की रचना भी 1951 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद कवासी आता है। कवासी की रचना हुई थी 1952 ईस्वी में। और इसके बाद आता है कवासी के बाद, ठीक है ना, ये इनकी रचनाएं जो क्या बोल रहा था मैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले 1 नंबर पर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, वो है हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। जीव कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ठीक है ना, जीवन में हलचल मच जाए। इस प्रकार की जो पंक्तियाँ थी वो किसकी थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। चलते हैं, पहली है 1936 ईस्वी। सबसे पहला काव्य संग्रह कौन सा है, 1936 ईस्वी में। कौन सा है, कुमकुम। 1936 ईस्वी में, एक मिनट,
कुमकुम, ठीक है ना। फिर आता है 1900, दूसरा है 1951 ईस्वी में। 51 ईस्वी में कौन सा है? 1951 ईस्वी में है कुमकुम के बाद आता है ऐपलक। फिर 1951 ईस्वी में रश्मि रेखा, ठीक है ना। फिर 1952 ईस्वी में, फिर 1952 ईस्वी में क्या है? कवासी, ठीक है ना, कवासी। फिर 1955 ईस्वी में क्या है? 1955 ईस्वी में विनोबा सतवन। फिर 1964 ईस्वी में, फिर क्या है? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में क्या है? 1964 ईस्वी में हम विस्पाई जन्म के। 1964 ईस्वी में क्या है? हम विस्पाई जन्म के। फिर आता है 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में क्या है? उर्मिला। अब ऐसा कहा जाता है कि उर्मिला जो रचना थी, उर्मिला जो काव्य संग्रह है, ये लिखा तो 1934 में जा चुका है, तो बहुत सारी जगह इसको प्रथम काव्य संग्रह भी माना गया है। बहुत सी किताबों में इसको प्रथम काव्य संग्रह माना गया, कुछ में वैसे माना गया है। तो कहने से तात्पर्य ये लिखा तो 1934 में जा चुका था, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। लिखा कब जा चुका था? 1934 ईस्वी में, और प्रकाशित कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। इसके अलावा इनके अन्य जो है स्मरणद्वीप, मृत्युधाम और प्राणार्पण, अन्य कौन कौन से हैं? अन्य की है स्मरणद्वीप और मृत्युधाम और प्राणार्पण, ठीक है ना, प्राणार्पण, ठीक है ना, ये है। अब जो ये क्या है? किसके? बालकृष्ण शर्मा नवीन के। किसके है काव्य संग्रह ये? एक मिनट, बालकृष्ण शर्मा नवीन के। थक गए, थोड़ी लंबी क्लास होगी, बोलता भी ऊंचा हो ना थोड़ा। बालकृष्ण शर्मा नवीन के है। तो पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम है, जो कब आया था? 1936 ईस्वी में। पहला कौन सा है? कुमकुम, जो 1936 ईस्वी में आया था। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ऐपलक, जो 1951 ईस्वी में आया था। तीसरा कौन सा है? रश्मि रेखा, जो 1951 में आया था। चौथा कौन सा है? क्या नाम है? हाँ, 1952 ईस्वी में कवासी। और पांचवा है 1955 ईस्वी में विनोबा सतवन, विनोबा सतवन। फिर आता है 1964। 1964 के अंदर है हम विस्पाई जन्म के। 1975 में उर्मिला है, जिसकी रचना तो 1934 में हो चुकी थी, प्रकाशित 1975 में हुआ था। उसके अलावा उसके अलावा ये स्मरणद्वीप है, स्मरणद्वीप है, मृत्युधाम है, प्राणार्पण है। ऐसा कहा जाता है कि प्राणार्पण जो है वो किस पर? गणेश शंकर विद्यार्थी। किसके? गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु पर लिखा गया था प्राणार्पण। और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद, प्रताप पत्र का संपादन भी किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रताप पत्र का संपादन भी किया था। 1955 ईस्वी में ये राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे थे। और इन्हें स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत भी माना जाता है, किन्हें? बालकृष्ण शर्मा नवीन को। तो ये था द्विवेदी युग, टेस्ट था 16। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ते रहें, जीत तुम्हारी पक्की है। जय हिंद, जय भारत।